खेती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके और भी ज़्यादा आसान हो सके, आप उससे ज़्यादा जो है वो मुनाफा हासिल कर पाएं। तो आइए हम आपको बता दें कि अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम आपके लिए कौन से 2 विषय खासकर लेकर आए हैं। तो अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, और वहीं दूसरी ओर बात होगी कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060, 1800113061। हमारा ईमेल आईडी भी जो है वो आप लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, और उससे पहले हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें 8800520717। और अब बारी आती है हमारा ईमेल आईडी आपको बताने की। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपके लिए एक बार फिर से हम अपना ईमेल आईडी दोहरा देते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीनों में से कोई भी विकल्प आप जल्दी से चुन सकते हैं और अपने जो सवाल हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे साथ स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके साथ। तो हमें प्राकृतिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस लाइव शो में। और हमें सौर ऊर्जा के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कनकलता जी। तो डॉक्टर कनकलता जी, आपका भी बेहद स्वागत हमारे आज के इस लाइव प्रोग्राम में। तो फिर आइए कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और आप सभी के लिए एक बार फिर से हम एक निवेदन कर दें कि जब भी आप अपने सवाल पूछने के लिए हमें फ़ोन अगर आप करते हैं तो अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखिएगा, खासतौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। आइए आप बातचीत की करते हैं शुरुआत। तो डॉक्टर विक्रमादित्य जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि विषय हमारा काफ़ी अच्छा है प्राकृतिक खेती, और हमारी जो वर्तमान सरकार है वो भी जो है प्राकृतिक खेती करने के लिए काफ़ी जोर जो है वो किसानों को दे रही है। तो आखिरकार प्राकृतिक खेती क्या है, इसे किस तरीके से सरल भाषा में समझा जा सकता है? ये सरल भाषा में अगर कहा जाए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में स्वतंत्रता के समय हमारे पास खाद्यान्नों की बहुत कमी थी, और उस समय उसकी आवश्यकता था कि हम अनुसंधान के माध्यम से अपने उत्पादन को बढ़ाएं, जिससे खाद्य सुरक्षा हमारी सुदृढ़ हो सके। अब हम अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जितना भी हमारा तकनीकी प्रचार प्रसार हुआ है कृषि में, उसके फलस्वरूप हमको खाद्य सुरक्षा मिल चुकी है। हम अब आज के दिन में हम ना कि अपने ही पूरे देश की आवश्यकता को, जितना खाद्य की आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं, वरन हम विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं। अब चूँकि हम इस स्तर पर आ गए हैं तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि पोषण सुरक्षा और जो खाद्य के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि हम जो शुद्ध खाद्य जो भी हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो कैसे हम अच्छा जो गुणवत्ता युक्त जो भोजन हम प्राप्त करें और अपने पूरे जनमानस को उपलब्ध करवाएं। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक खेती का महत्व बढ़ जाता है। जी। दूसरा एक और कारण है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। जैव विविधता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितने भी खेती के कारक हैं, जीव हैं, जो भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि हमारे खेती के उत्पादन में सहायक होते हैं, वो दृश्य रूप से या अदृश्य रूप से दोनों तरह से वो सहायक होते हैं। जी। तो ऐसे जो कारक हैं जिनका संरक्षण हमको करने की आवश्यकता है,
इसकी संभावना हम तलाशने के उद्देश्य से सरकार ने भी बहुत बड़ा निर्णय लिया है और उसके साथ साथ जितने उसके हमारे संस्थान हैं, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हों, चाहे राज्य कृषि विश्वविद्यालय हों या कृषि विज्ञान केंद्र, जितने भी खेती किसानी से जुड़े जितने संस्थान हैं, सभी इस उपक्रम में लगे हुए हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ उत्पादन के जो मात्रा और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को कैसे अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त हो सके, इस दिशा में दिन रात हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और किसानों को इसका फ़ायदा भी प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, तो जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो लगातार आपके लिए जो है वो कई तरीके के प्रयास कर रहे हैं और कई तरीके की ऐसी जो अनुसंधान है वो कर रहे हैं, जिससे कि न केवल प्राकृतिक खेती को बल्कि हमारे देश की खेती को जो है वो एक अलग स्तर पर भी हम पहुंचा सकें। और जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी ये बताया कि हमें अब हम उत्पादन तो अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ हम इसको बाहर के देशों को निर्यात भी करते हैं, लेकिन अब किस तरीके से जो है वो हमने अच्छा और गुणवत्तापूर्ण जो है हमने उत्पादन हासिल करना है, प्राकृतिक खेती को ध्यान में रखते हुए किस तरीके की फसलें जो हैं आप ले सकते हैं, या फिर प्राकृतिक खेती के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपके खेत में आप अभी तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर आप प्रयोग कर चुके हैं, तो अगर आपने अपनी खेत की मिट्टी में किसी तरीके का कोई सुधार लाना है, या जो भी अगर आपके मन में प्रश्न है अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप या हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय में आगे भी जो है हम जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती कृषि की पुरानी पद्धति है। इस खेती में रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्राकृतिक खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। ये मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गाय है। भारतीय नस्ल की किसी भी गाय का गोबर और मूत्र इस कृषि पद्धति में अच्छा माना जाता है। इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या दूसरे पशुओं के गोबर की तुलना में काफी ज्यादा होती है। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। तो अभी आपने प्राकृतिक खेती पर देखी हमारी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और आइए अब कार्यक्रम में चर्चा का जो रुख है वो हम मोड़ देते हैं डॉक्टर कनकलता जी की तरफ। तो डॉक्टर कनकलता जी, क्योंकि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा का खेती में क्या जो है वो प्रयोग हो सकता है, और हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो मुफ्त है, और हमारे खेती के अंदर कई तरीके के ऐसे काम होते हैं जिसके अंदर काफ़ी जो है पैसा भी जो है वो लगता है, खासकर अगर हम बात करें बिजली की। तो अगर सौर ऊर्जा को ध्यान में रखें तो खेती में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, जो विषय है पहला प्रश्न मेरा आपका उसी से संबंधित है। जी, सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जानती है कि एनर्जी का यानी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूरज ही है।
और भारत के लोग तो बहुत प्राचीन समय से इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और इस पर काम भी करते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि छठ का बहुत महत्वपूर्ण व्रत किया गया था, और यह वही धन्यवाद ज्ञापन का व्रत होता है जिसमें हम सूर्य को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ऊर्जा दी है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। इसके साथ ही मैं एक और भी बात बताना चाहूँगी। मैं एक बार नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर हैं वो देखने गई थी। वहाँ पे मैंने देखा कि जो विहार जिसमें मुनि रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, वहाँ मैंने देखा कि वो अभ्रक की दीवार से सूर्य की रोशनी को परावर्तित करके उन विहार के अंदर रखा जाता था, और ठंड के समय में वो विहार गर्म रहता था। तो ये देख करके मुझे लगा कि आज से कितने समय पहले से लोग इस ऊर्जा को समझ रहे हैं, और आज तो समय ऐसा आ गया है कि हमने अपने जो हमारे पास जो भी ऊर्जा के स्रोत थे, यानी जो तेल है, पेट्रोलियम है, वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ध्यान केंद्रित करना ही होगा ऐसे अक्षय ऊर्जाओं की तरफ में, और वो सबसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है वो सौर्य ऊर्जा है। और भारत एक कृषि प्रधान देश आज भी है, हालांकि प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आज भी हमारी बहुतायत से जो हमारी जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित है, और कृषि में हर वक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सिंचाई की बात करें, चाहे वो फसल की कटाई की बात करें, तैयारी की बात करें, या किसी भी प्रकार से। तो सौर्य ऊर्जा हर जगह हमारे काम में आता है। अब ये जो ऊर्जा की बात करते हैं, सौर्य ऊर्जा की, इसको किस प्रकार से हम उपयोग में ला सकेंगे, तो इसके विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। तो उन तरीकों से कई जगह में सौर्य ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें मैं सबसे पहले तो सिंचाई की बात करूंगी। जी सिंचाई है, ये पंप के सहारे जो पानी खींचने का काम है, चाहे वो तालाब से हो, नदी से हो या बोरवेल से हो, ये बहुत ही आसानी से सौर्य ऊर्जा का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो है, अभी बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है हमारे देश में, जंगली जानवरों से अपने फसलों को बचाना या आवारा पशुओं से फसलों को बचाना। सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, जो गांव में छोड़ दिए जाते हैं जानवर, वो भी किसानों का बहुतायत से चीज़ बर्बाद करते हैं। तो वहाँ पे भी हम सौर्य ऊर्जा का बहुत ही आसान तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप इसके जो है वो हमें बिंदु बताते जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर हम इसके ऊपर हर एक बिंदु के ऊपर विस्तार से जो है वो हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया, सिंचाई व्यवस्था के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फसलों को जो जंगली पशु हैं उनसे बचाने के लिए कर सकते हैं। और कौन कौन से? तीसरा है कि जो हमारे फसलों में जो कीट लग जाते हैं, तो उनसे भी हम इस सौर्य ऊर्जा का प्रयोग करके उसको भी हम बचा सकते हैं। इसके अलावा जो जितने भी संसाधन जो हैं जिसको हम बिजली से चला सकते हैं, वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिजली की बचत भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर कनकलता जी ने बताया कि किस तरीके से कीटों और रोगों के प्रकोप से भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इसमें सौर ऊर्जा का क्या जो इसके अंदर रोल है वो रहेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो हम यहाँ पर ज़रूर आपसे डॉक्टर कनकलता जी विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले नज़र डालते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट पर। सौर ऊर्जा एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है जिसे सूरज से प्राप्त किया जाता है। इसे सौर पैनल के जरिए विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने, सिंचाई के लिए पानी खींचने, खाद्यान्नों को संरक्षित करने और अन्य कृषि कार्यों में किया जाता है। दरअसल सौर ऊर्जा किसानों के लिए एक किफायती विकल्प प्रदान करती है। कृषि में सौर ऊर्जा को कई तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जैसे सोलर पंप का उपयोग कृषि के लिए सबसे अधिक किया जाता है। सोलर पंप से किसानों की बिजली की निर्भरता कम हो जाती है और वे धूप के समय पानी खींचकर फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। सोलर पंप दिन के समय सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कुओं या तालाबों से पानी निकालते हैं। ये उन क्षेत्रों के लिए खास तौर से उपयोगी है जहां बिजली की कमी होती है या बिजली का खर्च ज्यादा होता है। किसान सोलर ड्रायर का उपयोग करके अपनी फसलों और कृषि उत्पादों को संरक्षित कर सकते हैं। सोलर ड्रायर की मदद से
फल, सब्जियों और अनाज को जल्दी और सुरक्षित रूप से सुखाया जा सकता है। इससे नमी की वजह से फसलें खराब नहीं होती और उत्पाद लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। वहीं सोलर पैनलों का उपयोग ग्रीन हाउस में किया जाता है, जिससे फसलों को अनुकूल तापमान और सही रोशनी की आपूर्ति होती है। ग्रीन हाउस में सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसान बेमौसम फसलों की खेती कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से ग्रीन हाउस को गर्म रखा जा सकता है और इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। दरअसल सौर ऊर्जा के उपयोग से कई लाभ हैं, जैसे सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग करने से किसानों को बिजली पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उन इलाकों के लिए काफी लाभकारी है जहां बिजली की समस्या होती है। तो अभी आपने देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट कि किस तरीके से सौर ऊर्जा का कृषि में जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। आपको एक बार हम फिर से बता दें, अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से सौर ऊर्जा का प्रयोग आप अपने कृषि के क्षेत्र में आसानी से कर सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं और किन चीज़ों का आप इसमें आसानी से जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। और इन्हीं तमाम विषयों पर आगे भी जो है वो हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए अपने प्रश्न या ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फ़ोन कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से सौर ऊर्जा का प्रयोग आप कृषि में आसानी से कर सकते हैं। विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे पहले कॉलर राहुल जी किन्नौर हिमाचल प्रदेश से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका सवाल जो है वो कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं सौर ऊर्जा के बारे में पूछना था मैम। जी सवाल पूछिए। हेलो, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, कृपया करके अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें और जल्दी से अपना सवाल पूछें। सौर ऊर्जा के बारे में पूछना था मैम। जी
सौर ऊर्जा के बारे में पूछना था मैम, सौर ऊर्जा लगाना था मैं। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं लेकिन सौर ऊर्जा के बारे में? कोई सौर उपकरण लगाना चाहते हैं अपने खेतों में? क्या जानना चाहते हैं? कोई स्पेसिफिक आपका सवाल है यहाँ पर? राहुल जी, आप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर? डॉक्टर कनकलता जी, सौर ऊर्जा के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। सौर ऊर्जा जहाँ तक कि मैं समझती हूँ किसानों की सबसे पहली पसंद होती है सोलर पंप लगाना। तो अभी हमारे केंद्र सरकार से एक योजना है, कुसुम योजना, किसान ऊर्जा संरक्षण और उत्थान महाअभियान, ये कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत कोई भी किसान इसके लिए वो पात्र हो सकता है, जो अप्लाई आवेदन दे सकता है। ये उनके राज्य में, कहाँ से थे ये हिमाचल प्रदेश के। अच्छा हाँ, तो उनके राज्य सरकार की एक पोर्टल चल रही होगी, वहाँ पे कुसुम योजना के बारे में पूरी जानकारी होगी, वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले ये किसान हो, ये इसकी बिल्कुल वो कंफर्म करना होगा इनको। किसान होने का मतलब है कि इनके पास इनके नाम से ज़मीन हो, अगर इनके नाम से नहीं है तो इनके पिताजी के नाम से हो तो उनके नाम से वो लगेगा। इसके साथ ही इनका आधार कार्ड लगेगा, इनका परिचय पत्र लगेगा और एक बैंक का अकाउंट वहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, जो कि किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो। उस मोबाइल नंबर को देना होगा और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी। ये सारा कुछ वहाँ पे ऑप्शन है, ये सारा कुछ वहाँ जमा करने के बाद ये सबमिट करेंगे तो इनका ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाएगा। उसके बाद ये अपनी ज़रूरत के अनुसार कितने हॉर्स पावर की मशीन, हाँ एक और भी बात ज़रूरी है कि इनके पास कोई ना कोई पानी का साधन होना ज़रूरी है। पानी का साधन का मतलब या तो इनके पास कुआं हो, या इनके पास बोरवेल हो, या इनके पास तालाब हो, जहाँ से ये सिंचाई कर सके। ये सारे कुछ हो तो ये पात्र हैं उसके। और जब ये उसमें डालेंगे तो इस जितने भी खर्च का, जितने हॉर्स पावर का लगाएंगे उसके अनुसार इनके राज्य में वहाँ निर्धारित होगा। इसमें 30% अनुदान केंद्र सरकार देती है और 60% अनुदान राज्य सरकार भी देती है। कहीं पे ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है ये प्रतिशत, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें सब्सिडी है। इसकी जानकारी वो अपने राज्य सरकार के कृषि विभाग से ले सकते हैं, पास अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के ले सकते हैं और ये आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि राहुल जी, आपने हमें फ़ोन किया था और आप जानना चाहते थे सौर ऊर्जा के बारे में। यहाँ पर डॉक्टर कनकलता जी ने आपको तमाम जानकारियाँ जो हैं वो दी हैं। हम उम्मीद करेंगे जानकारियाँ आपके ज़रूर काम आएंगी। हमें अगला प्रश्न आया है और व्हाट्सएप के ज़रिए, और ये हमें भेजा है तूफान सिंह जी ने उज्जैन ज़िला से। और डॉक्टर विक्रमादित्य जी, ये प्रश्न आपके लिए है। वही कहते हैं कि मैं पिछले 10-11 वर्षों से गेहूं फसल, सोयाबीन फसल के अवशेष रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में मिला रहा हूं, तो क्या ये भी एक तरीके की प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है, या प्राकृतिक खेती अलग ही है, और क्या मैं रासायनिक खाद बंद कर सकता हूं? नहीं, जैसा कि इन्होंने जो अपना बताया है कि जो अभ्यास में लाए हैं, अपना फसलों के अवशेष को मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया जो चालू किया है, ये बहुत अच्छा ही और सराहनीय कदम है। ये प्राकृतिक खेती के दिशा में जाने का एक कदम आपने बढ़ाया है। उसमें यद्यपि प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशकों का या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग वर्जित है, तो एक अचानक आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। साल दर साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर धीरे धीरे आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करें और जितना भी जैविक खेती के अंश हैं, गोबर की खाद या जितना फसलों के अवशेष या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, जितना भी जो हमारे लिए पोषण का माध्यम बन सकते हैं, जैवांश मिट्टी में जिससे बढ़ सकता है, तो ये सारे उपक्रम जो होते हैं वो जैविक खेती के या प्राकृतिक खेती के उपक्रम में आते हैं। और आपका कदम, मैं कहता हूँ कि सराहनीय कदम है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए, आज क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला प्राकृतिक खेती के ऊपर है कि जो हम लोग
फरारी जला देते हैं, इससे कितना खेतों का नुकसान होता है। और दूसरी चीज जो हम गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ऐसी दशा में जो है हमारे खेत को कितना फायदा होता है। और तीसरी चीज जो हम फसल चक्र अपनाते हैं ये प्राकृतिक खेती के लिए कितना अच्छा होता है। और चौथी चीज जो हम जो है जो हम लोग हरी खाद उनमें पैदा करते हैं, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती, इसके अलावा और हमें क्या करना है उसमें। और दूसरी चीज जो हमारा सौर ऊर्जा है उसमें जो है जैसे हमारी जोत कम है तो हमें कई हाथ पावर का लेना चाहिए। दूसरी चीज हमारा स्टेटा कितना है, कहीं पर 5 फुट पे पानी है, कहीं 45 फुट पे पानी है, तो कितने जोत पे कौन कई हाथ पावर का हमें लेना चाहिए जो हमारे फायदेमंद हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर कनकलता जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगे जो उनका प्रश्न है, क्या बताएंगे? जी, आप बाराबंकी से है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ भूमि जल स्तर बहुत अच्छा होगा, तो आप वहाँ पे आप 2 HP का भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपकी जोत भी छोटी है। तो आप बहुत बड़ी मशीन लगा लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ तो सब्सिडी होती है, कुछ लोन भी होता है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव बने। तो आप 2 हॉर्स पावर का भी अगर लगाएं तो काफ़ी अच्छे से आपकी सिंचाई होगी, बशर्ते कि पानी बहुत नीचे ना हो। अगर पानी का, मुझे जितना ध्यान है बाराबंकी में पानी का स्तर इतना नीचे नहीं गया है, तो आप लगा सकते हैं, इससे आपका काम चलेगा। जी, अब डॉक्टर विक्रमादित्य जी आप क्या बताएंगे? काफ़ी सारे आपके लिए तो प्रश्न हैं। नहीं, हमारी तरफ से मिश्रा जी को तो ये बधाई के पात्र हैं कि जो जितना भी आपने उपाय सुझाए हैं वो सारे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला आपने कहा है कि जो पराली जलाने का क्रम चल रहा है, अभी बहुत से किसान भाई हमारे जो भ्रमित हैं वो पराली जला देते हैं खेत में। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे संस्कृति में धरती को माता का स्वरूप दिया गया है, तो ऐसे ही माता का स्वरूप नहीं दिया गया है। आप जितनी जीवन की जितनी विविधताएं मिट्टी के ऊपर देखते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उससे कहीं ज़्यादा मिट्टी के अंदर इसी तरह के जीव जंतु रहते हैं। इसीलिए धरती को माता का स्वरूप दिया गया है, माता कहा गया है। पराली जलाने से ना हमारे जितने फसल के अवशेष हैं वो जल जाते हैं, वरन जितना जीवाणु या जितने जीव हैं मिट्टी के अंदर जो विभिन्न प्रकार से हमारी खेती के लिए लाभदायक होते हैं, मित्र होते हैं ये खेती के लिए, कई रूप में वो हमको लाभ पहुंचाते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जितने मिट्टी के ऊपर होते हैं, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की सतह में होते हैं, वो सारे लगभग नष्ट हो जाते हैं। तो पहला तो क्रम यही है कि कोई भी फसल का अवशेष है उसको मिट्टी में या खेत में जलाया ना जाए, बल्कि उसका उपयोग खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने में अथवा कंपोस्ट बनाने में उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और अभी आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पर कंपोस्ट की बिक्री भी किया जाता है, और पराली भी उसके लिए कोई बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो हमारा सुझाव ऐसा यही है कि अभी वीडियो में आपने देखा है कि कई तरह से उसको इकट्ठा करके, संकलित करके और गट्ठर के रूप में, गांठों के रूप में बना करके विक्रय किया जा सकता है, और उसको खाद बनाने में उपयोग किया जा सकता है, या अन्य कई उसके उपयोग हैं जिसमें लाया जा सकता है। दूसरा आपने कहा है कि कई फसलें या फसल चक्र का जो सुझाव दिया है, वही ऐसा होता ही प्राकृतिक खेती में एक फसल एक साथ में ना लगा करके कई फसलें लगाने पर जोर दिया जाता है, जिसे मिलवा खेती या मिश्रित खेती कहा जाता है। इसमें कई फसल लगाने से क्या होता है कि कभी कोई ऐसा मौसम या कीट या रोग लगने से कहीं एक फसल का अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कई अन्य फसलों के माध्यम से ली जा सकती है। दूसरा, इसमें जो फसल चक्र का आपने कहा है, फसल चक्र में भी यही होता है। उसके कुछ सिद्धांत होते हैं कि जैसे कम पोषण लेने वाली या कम खाद और उर्वरक लेने वाली फसलों के बाद में अधिक पोषण मान वाली या अधिक वो वाली जो जिनको खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलें ली जाती हैं, इत्यादि इत्यादि। जो इस तरह होता है, तो फसल चक्र भी प्राकृतिक खेती का एक बहुत अच्छा अंग है, और इसके उपयोग से प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती के बारे में और इसके साथ ही कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किस तरीके से कृषि में किया जा सकता है, दोनों विषयों पर जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ।
अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की और सौर ऊर्जा के कृषि में प्रयोग के बारे में। तो अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हमारे अगले कॉलर मौजी राम जी हनुमानगढ़ राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए सवाल है। हेलो, हाँ जी मौजी राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए मौजी राम जी। मौजी राम जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ लगता है शायद उनकी जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन मौजी राम जी, अगर आप अपना हमारा ये कार्यक्रम जो है अगर आप देख रहे हैं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 8800052071 है हमारा व्हाट्सएप का नंबर और इस पर आप तुरंत अपना सवाल जो है वो भेज सकते हैं या फिर आप दोबारा से हमें फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान कृपया करके अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें। अब यहाँ पर डॉक्टर विक्रमादित्य सर, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी, पराली प्रबंधन पर भी जो है वो हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक खेती जो है वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पराली जलाने से जिस तरह आपने बताया कि कई स्तर तक जो हमारे जीवाणु हैं, जो कुछ हमारे जीव जंतु हैं, उनका भी नाश होता है, मिट्टी की सेहत को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये हमारे किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जब भी ये अक्टूबर नवंबर का समय आता है और हमारे किसान भी ये कहते हैं कि सिर्फ पराली जलाने से ही प्रदूषण नहीं हो रहा, आप ये देखिए कितनी कंपनीज है, कितनी इंडस्ट्रीज है, उनका भी धुआं निकलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहरों में फिर भी प्रदूषण जो है हम उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पराली जलाने को किस तरीके से हम कंट्रोल करें और इससे मिट्टी की जो धारण शक्ति है वो कितनी खराब होती है? जी, सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि एक स्तर तक मिट्टी में नमी होनी चाहिए, क्योंकि जब धान की कटाई होने के बाद में बरसात तो होती नहीं, वर्षा का समय लगभग समाप्त हो चुका होता है और अगली फसल के बुआई के लिए चाहे दलहन हो या तिलहन हो या गेहूं की फसल हो या अन्य कोई सब्जियां हों या किसी भी तरह की जो फसल की बुआई
या पौध का रोपण किया जाता है, उसमें मिट्टी में एक निश्चित अंश तक उसमें नमी का होना आवश्यक होता है। तो पराली जलाने से चूँकि गर्म होता है और मिट्टी भी गर्म होती है, तो उसकी जो नमी होती है वो भी उड़ जाती है। दूसरा, नमी की कमी होने से जो हमारे फसल के अवशेष वहाँ मिट्टी में कुछ बच जाते हैं, तो उनकी जो सड़ने की प्रक्रिया है वो भी थोड़ा बहुत विलंब से होती है। तो पराली जलाना किसी भी तरह से, आर्थिक दृष्टिकोण से, वातावरण के दृष्टिकोण से या मिट्टी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एकदम उसको हम सुझाव नहीं दिया जा सकता है, बल्कि एक तरह अक्षम्य अपराध है, मैं कह सकता हूँ। और किसान भाइयों को इसके प्रति सजग होना चाहिए। दूसरा ये है कि कम से कम जो मिट्टी की जो गुड़ाई जुताई जो कम से कम किया जाता है, उसके माध्यम से जो हमारे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बची रहती है और उसमें अभिवृद्धि होती है। बिल्कुल। और जैसे हम अपने विज्ञापनों में भी, अभी ये जो हमारे बीच में ब्रेक आ रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि पराली समस्या नहीं, पराली समाधान है। और पराली को आप किस तरीके से, उससे आप क्या कुछ बना सकते हैं और अपनी आय में भी ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं, और यहाँ तक कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में भी जो आपका योगदान अगर हो रहा है गलती से भी, तो आप उसे भी रोक सकते हैं। तो आप सभी से, जो हमारे किसान भाई बहन इस वक्त हमें देख रहे हैं, और तो आपसे भी निवेदन करेंगे, या आपके जो जानकार हमारे किसान भाई बहन हैं, आप उन तक भी हमारा जो ये संदेश है वो ज़रूर पहुंचाएं कि पराली को ना जलाएं। हमारे अगले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए, उनका सवाल है। हेलो जी, नमस्ते मैम। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहिए? जी, शुक्रिया, थैंक यू। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल में था कि पीएम के कुसुम योजना के लिए अप्लाई करते हैं अगर ऑनलाइन, तो कितने दिन में हमारा ये सोलर प्लांट मतलब जो लगवाना चाहते हैं, तो ये कितने दिन में शुरू हो जाएगा, या फिर कितने दिन में इस पर कार्य शुरू हो जाता है? और दूसरा सवाल में था कि बहुत सारे किसानों की इच्छा रहती है कि जो हमारे पंप है बिजली से चलने वाले, क्या हम सोलर प्लांट लगवाते हैं तो उससे बिजली से चलने वाले जो पंप है, घरेलू पंप जो अभी फिलहाल में किसान यूज करते हैं, क्या वो भी उससे चल सकते हैं या फिर उसका सामान पूरा अलग से ही आता है? जी, डॉक्टर कनकलता जी, बिल्कुल सवाल आपके। सबसे पहले तो जो आपके राज्य में जो कृषि पोर्टल होगा, वहाँ देखिएगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो निकालते रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा। और आपके आसपास में कृषि विभाग हो, आत्मा हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, या आपके ग्राम सेवक हो, उनसे आप संपर्क में रहें। और कई बार वो मैसेज भी आता रहता है, तो आप देखें, और जैसे ही पोर्टल खुले तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी एक बात होती है कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत वहाँ लागू होता है। जो लोग पहले भरते हैं उनको मिलता है, और पोर्टल बंद करने की अंतिम तिथि भी होती है। उसके बाद वो 15-20 दिन के बाद में आपको वो कम्युनिकेट करेंगे कि किन किन लोगों का चयन हुआ है, ऐसी बात होती है। तो वो, और थोड़ा आप संपर्क में भी रहें। मैं किसानों को हमेशा कहती हूँ कि जागो किसान जागो, आप अपने अधिकार के लिए, अपनी जानकारी के लिए आसपास के जो भी कृषि से संबंधित विभाग है ना, उनसे आप संपर्क में रहिए। दूसरी बात, आपने जो कहा कि जो पुराने पंप हैं, डीजल पंप हैं, उनको, ये एक योजना भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाला है कि जो पुराने पंप हैं, डीजल वाले जो पंप हैं, उनको सौर्य में परिवर्तित करने के लिए, हाँ कुछ यंत्र उसके बदले जाएंगे, लेकिन वो पुराना पंप भी आपका सौर्य चालित पंप बन जाएगा। तो इसके लिए भी आप कोशिश करें, लोगों से जानकारी लें, आपको जानकारी मिलेगी, और ये योजना भी है और इसमें आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर कनकलता जी, एक सवाल आपके लिए और आया है व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन उसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है।
किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ? ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की और साथ ही ये भी जान रहे हैं कि किस तरीके से सौर ऊर्जा का प्रयोग हम कर सकते हैं अपने कृषि के क्षेत्र में। हमारे अगले कॉलर विशाल जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर। आइए सवाल लें। हेलो हेलो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूपगढ़ राजस्थान से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछे। हमारे जो हम बोल रहे हैं कि हमारे जो नमकीन मिट्टी हुई पड़ी है, मतलब सोरे कारण जी, हाँ, तो उसके अंदर मतलब उत्पादन कोई होता है ना, अगर सरसों की बिजाई होती है तो भी। ठीक है। डॉक्टर पांडे जी आप क्या बताएंगे? जी, ऐसा है कि कुछ ऐसी फसलें हैं कि जो कि नमकीन या जो क्षारीय मिट्टियाँ होती हैं उसमें प्राकृतिक रूप से उनकी खेती अच्छे से की जा सकती है। राजस्थान की गर्म जलवायु के लिए बेर, बेल, आंवला, कैथा, जामुन ये ऐसी फसलें हैं, फालसा या आप गोंद होता है, इन सब फसलों की खेती, पीलू हुआ, केर हुआ, इतने जो फल की फसलें होती हैं ये इनकी खेती आराम से नमकीन या क्षारीय जो मिट्टियाँ होती हैं इनमें की जा सकती है। इसके साथ साथ जितना भी हमारी क्षारीय मिट्टियाँ या नमकीन मिट्टी जो होती है, लवणीय मिट्टी होती है, उसमें जितने भी खाद के संसाधन हमारे गोबर की खाद या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और जो बायो फर्टिलाइजर्स, इनके उपयोग से ये विभिन्न प्रकार की खेती आराम से की जा सकती है। यद्यपि उत्पादन में कुछ कमी आएगी लेकिन इनकी खेती की जा सकती है। और जो हमारे मृदा उपचार के साधन हैं, जैसे जो हमारा पायराइट का उपयोग किया जाता है, अगर उसका उपयोग किया जाए और कुछ ऐसे जैसे हरी खाद है, हरी खाद के प्रयोग से भी मिट्टी के पीएच मान को थोड़ा कुछ कम किया जा सकता है, जिससे कि इन कुछ फसलों की खेती आराम से और सफलतापूर्वक की जा सकती है ऐसी भूमियों में। जी बिल्कुल। कनकलता जी, अगला सवाल आपके लिए आया है। जयदीप कुमार मौर्य जी ने ज़िला सीतापुर से हमें ये मैसेज भेजा है। वो ये कहते हैं कि 10 किलोवाट का सोलर पंप लगवाना है, इसके लिए कृपया जानकारी दें। जी, पहले तो मैं विशाल जी को एक सलाह देना चाहूँगी कि उनकी अगर ज़मीन लवणीय है, क्षारीय हो गई है, तो क्यों फसल के पीछे जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि सौर ऊर्जा अपनाएं। और वो आजकल किसान सिर्फ फसलों की खेती नहीं कर रही, वो बिजली की खेती भी कर रहे हैं। तो अगर वो सूर्य पैनल लगाएंगे, सोलर पैनल, तो काफ़ी सारा बिजली उत्पादन करके बेच सकते हैं और कहीं ज़्यादा इन फसलों से ज़्यादा आय कमा सकते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है, तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि कुसुम योजना के अंतर्गत वो सारे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो सब कुछ आता है। सीतापुर यानी उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान जी, सीतापुर तहसील लहरपुर है जी उनकी। हाँ, जो भी हो, जहाँ जिस भी राज्य से हैं, हर राज्य में कुसुम योजना को वहाँ लागू किया गया है। तो आप कुसुम योजना के बारे में जानकारी लें। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये छोटे से कार्यक्रम से शायद पूरी जानकारी आपको ना मिल पाए कुछ चंद मिनटों में, लेकिन आप अगर अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग से संपर्क कर लें, वो पूरी कुसुम योजना की आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिद्धांत वही है, पहले आओ पहले पाओ वाला। और आपके नाम से ज़मीन होनी चाहिए
और आपके पास सिंचाई का संसाधन होना चाहिए, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आपके जो भी जितने भी 10 किलोवाट के कह रहे हैं, अगर इसका भी अगर आप लगवा सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन आप अगर उसके लिए क्षमतावान है, क्योंकि आपको जो सब्सिडी मिल रही है वो आपकी जमीन के ऊपर मिलेगा कि कितने क्षेत्र में आपकी सिंचाई हो सकती है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें और आप लगवा सकते हैं कुसुम योजना के। हमारे अगले कॉलर सुभाष चंद्र जी राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हेलो हेलो सुभाष जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ नमस्ते मैडम। जो ये मिर्च होती है ये इनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं। मिर्च होती है ना, उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं। ठीक है जी, डॉक्टर पांडे जी, ये आपके मिर्च में एक विषाणु जनित रोग लगा है जिसे कि लीफ कर्ल या पर्णकुंचन रोग कहा जाता है। ये एक विषाणु द्वारा होता है और इसका आरंभ जो होता है ये एक अष्टपदी होता है जो लाल रंग का लगभग होता है। और अगर आप मिर्च के पौधे को ध्यान से देखें, पत्ती को उलट कर अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे एक, ऐसे कि नंगी आंखों से आप उसको देख नहीं सकते हैं, अच्छा लेंस के माध्यम से उसको देख सकते हैं, या नए बच्चे जो अच्छे से देख सकते हैं उसको देखा जा सकता है। तो माइट्स उसमें लग जाते हैं और कभी कभी एक कीड़ा होता है जो थ्रिप्स भी लग जाते हैं, काले रंग का बहुत छोटा कीट होता है। वो क्या करता है कि नीचे पत्तियों को क्षति पहुंचाता है और रस सोख लेता है उसमें से, जो भी पोषण के लिए। और माइट्स जो होते हैं उनके कारण जो होता है, और इसी के माध्यम से हमारा जो विषाणु होता है वो एक रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में जाता है। इससे बचने का 2-3 सरल उपाय है। एक तो ये है कि जब पौधशाला तैयार करते हैं तो उसको जालीदार पौधशाला होनी चाहिए, जिससे कि आरंभिक अवस्था में उसमें विषाणु ना लगने पाए, जो कीट जिससे रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में लगता है उसमें। दूसरा, कुछ किस्में इसकी मिर्च की हैं, जैसे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से कई किस्में निकाली गई हैं, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से कई ऐसी किस्में निकाली गई हैं जो कि विषाणु उसमें कम रोग लगता है, ऐसी किस्मों का चुनाव करें। दूसरे, कोई भी एक कीटनाशी जो कि इस कीट को मार सकता है वो पौधशाला की अवस्था में, चाहे पौध का उपचार करें या उसमें छिड़काव करके इस कीड़े को अगर रोक ले तो आपका विषाणु कम फैल सकता है, इससे आपका रोकथाम हो सकता है। लेकिन जिसमें ये विषाणु लग गया है उसमें कुछ हद तक अच्छे पोषण, खाद और उर्वरक के प्रयोग तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग से कुछ हद तक इस फसल को बचाया जा सकता है और उत्पादन लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट के वापस कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग
स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही साथ ये भी जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता है और कैसे वो लाभदायक साबित हो सकता है। तो आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आए और हमारे जो दोनों ही विशेषज्ञ हैं, दोनों ने ही आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया। हम उम्मीद करेंगे आप लोग सभी उससे जो है वो आप संतुष्ट होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास कार्यक्रम में थोड़ा समय और भी बाकी है, तो आइए यहाँ पर कुछ और बातचीत कर लेते हैं। तो डॉक्टर विक्रमादित्य जी, अब तो मैं आपसे यहाँ पर यही जानना चाहूँगी कि बहुत से हमारे किसान भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो किस तरीके की कौन कौन सी फसलें जो हैं वो हम प्राकृतिक खेती में, कौन सी फसलों का जो है वो चयन कर सकते हैं? क्या तमाम फसलें प्राकृतिक खेती में ली जा सकती हैं या कुछ मुख्य फसलें ही हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है और सब इसमें किसानों को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। प्राकृतिक खेती में मुख्य जो बात होती है कि ऐसी फसलें जिनको बाहर से खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता कम पड़ती हो, ऐसी फसलें जिनमें पानी देने की आवश्यकता कम पड़ती हो, ऐसी फसलें कि जिनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती हैं, गहराई तक जाती हैं मिट्टी में, जो कि प्राकृतिक रूप से जितने मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध हैं उनका शोषण कर सकती हैं और अपना वृद्धि करके अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, जिससे किसानों को लाभ हो सके, ऐसे फसलों को लिया जाना चाहिए। और प्राकृतिक खेती एक प्रक्रिया है जो कि कई सालों में पूरी होती है। जो किसी एक क्षेत्र को या खेत को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए कई साल लग जाते हैं। इस क्रम में जितनी बहुवर्षीय फसलें हैं, जैसे कि फलों की फसलें, आम, अमरूद, अनार या केला हो, या आपको ये जितने शुष्क क्षेत्र में जितनी फसलें होती हैं, कटहल है, बेर है, इमली है, पीलू है, चिरौंजी है, जितनी इस तरह की फसलें हैं, आंवला है, ये सब फसलें जो होती हैं बहुवर्षीय होती हैं। इसमें तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो कीड़े मकोड़ों और रोगों की समस्या थोड़ा कम होती है, ऐसी फसलों को लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जितनी चारा की फसलें होती हैं या कम समय वाली मसाले की पत्तीदार सब्जियों की फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें सब्जियां होती हैं, इन सबको हम प्राकृतिक खेती के रूप में प्राथमिकता के रूप पे ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे चलते चलते डॉक्टर कनकलता जी, आपसे भी मैं यहाँ पर अंत में ये पूछना चाहूँगी कि आज हमने काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल करी सौर ऊर्जा के प्रयोग के बारे में, किस तरीके से इसको कृषि के क्षेत्र में लाया जा सकता है। लेकिन ये जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये उनको कंट्रोल करने में किस तरीके से सौर ऊर्जा जो है वो काम करती है, क्या बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल। आप जब अगर डीजल जलाते हैं तो अभी हम देख रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे मीथेन, बहुत तरह की जहरीली गैस निकलती है। वहीं सौर ऊर्जा करेंगे तो हम किसी प्रकार का धुआं उत्सर्जन कर ही नहीं रहे हैं, तो हमने तो ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन ही बंद कर दिया। तो ये स्वाभाविक है, सौर ऊर्जा से हम बिल्कुल ही ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो हम बंद कर सकते हैं। तो यही हमारी पूरी इच्छा है कि न कि सिर्फ खेती के क्षेत्र में बल्कि परिवहन के क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रयोग हो। और क्या चलते चलते सलाह देना चाहेंगे आप हमारे किसानों को? बस किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन सी नवीन योजनाएं आ रही हैं, उनके बारे में जानकार रहिए, जागरूक रहिए। अब कृषि पोर्टल पे सब कुछ आपके हाथ में है, फ़ोन में है सब कुछ, तो आप देखिए, आवेदन कीजिए। आपको नहीं पता हो तो आप आसपास के अपने परामर्शदाताओं से मिलिए और आप उसका सुविधा उठाइए और आगे बढ़िए। किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। चलते चलते डॉक्टर विक्रमादित्य जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को ध्यान में रखते हुए?
जी, ये एक प्रक्रिया है और मेरा सुझाव यही है कि जितने कृषि के विशारद हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हर एक ज़िले में उपलब्ध हैं, कृषि महाविद्यालय हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान हैं, वो किसानों की सेवा के लिए प्राकृतिक खेती से संबंधित जितनी तकनीकी जानकारी है उसको देने के लिए तत्पर हैं, दिन रात उपलब्ध रहते हैं आपके लिए। और भारत सरकार के जो हमारा दूरदर्शन या अन्य जो टेलीफोन के माध्यम से जितनी सेवाएं दी जाती हैं उनका उपयोग करें। और अगर तुरंत उनको कोई समाधान नहीं मिल पाता है तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी आप भेजें और जब उसका कार्यक्रम आएगा तो उसको आपको समाधान दिया जाएगा। तो हमसे संपर्क में रहें और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा आपका जो संबंध है वो इसके माध्यम से और सुदृढ़ होगा। आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना इतना समय दिया और इतने अच्छे अच्छे सुझाव आपने हमारे किसान भाइयों बहनों को दिए, उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हमने जाना किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से किया जा सकता है। अपने अगले कार्यक्रम में किन विषयों के साथ हम हाजिर होंगे, आइए डालते हैं नजर। तो अपने अगले कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पराली प्रबंधन के बारे में और जो हमारा दूसरा विषय रहने वाला है वो है किन्नू के बागों की देखभाल। अगर पहले से ही अपने कोई सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है दूरदर्शन किसान का, उसे भी आप एक बार फिर से लिख सकते हैं 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं, कोई जानकारी अगर छूट गई है और उसको दोबारा से आप हासिल करना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में DD किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते
असर? आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।